है। 31 तारीख तक हमें एहतियात बरतना है। खाने से पहले हमें साबुन का इस्तेमाल करना है, साबुन से अपने हाथ को धोना है। और मंटू जी ने बताया शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में, टैक्स के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि आप जब रसीद कटाते हैं तो उसका 50% शिक्षा में जाता है टैक्स, 50% स्वास्थ्य में जाता है, 25% रोड में जाता है और 20% कृषि पे जाता है। और इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें वोटिंग करना चाहिए। 2020 का विधानसभा का चुनाव आने वाला है। जो भी विधायक और एमपी हमारे पास आएंगे उनसे हमको क्वेश्चन करना है कि आप हमारी शिक्षा के लिए क्या कीजिएगा, आप हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या कीजिएगा और आप हमारे बेरोजगारी के लिए क्या कीजिएगा। और विथ प्लानिंग, योजना के अनुसार आप योजना बताइए कि आप हमारे शिक्षा के लिए योजनाबद्ध क्या कीजिएगा, आप हमारे स्वास्थ्य के लिए योजनाबद्ध क्या कीजिएगा। अगर आपको प्लानिंग के अनुसार आपको अपनी बात बताते हैं तो सोचिए कि वो आपके लिए काम करेगा, नहीं तो आपके लिए काम करने वाले नहीं है। आज कोरोना वायरस ने बता दिया, आज कोरोना वायरस ने पूरे भारत के औकात को दिखा दिया, भारत के सिस्टम, भारत की सरकार के औकात को दिखा दिया। आज बड़े बड़े डेवलप कंट्री में आप देखिए, वहां पर ठीक है, वहां पर भी अटैक हो रहा है, वहां पर भी लोग मर रहे हैं, लेकिन उनके पास स्वास्थ्य सेवा भी उपलब्ध है। वहां पर लोग मर रहे हैं लेकिन वहां पर स्वास्थ्य सेवा भी उपलब्ध है। लेकिन इसके उलट भारत में हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया, हम सब लोग ने उसको माना। 22 तारीख को उन्होंने कहा बंद, तो पूरा भारत बंद, कोई भी लोग अपने घर से नहीं निकले। लेकिन एक चीज हास्यास्पद लगता है, मैं कहना चाहूंगा, थाली बजाने वाला जो काम है वो हास्यास्पद लगता है। जिस तरह से जो भी विकसित देश हैं, आप विकसित देशों में देखिए, हम प्रधानमंत्री जी को भी कहना चाहेंगे और जनता को भी कहना चाहेंगे कि जो लोग भी आप विकसित देश की तरफ देखिए कि वहां पर क्या थाली बजाने का काम किया गया है। वहां की सरकारों ने हॉस्पिटल में करोड़ों रुपया दिया ताकि हमारे जो मरीज जाए वहां पर अपना इलाज अच्छी तरह से करा सके। लेकिन ठीक उसके उलट भारत में थाली बजाने का काम किया जा रहा है। हम नहीं कह रहे कि थाली बजाने से कोरोना वायरस दूर हो जाएगा, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी, आप हॉस्पिटल में कितना पैसा दे रहे हैं, कितना पैसा का आप वहां पर प्रयोग कर रहे हैं, कौन कितने डॉक्टरों का अपने ऊपर वहां पर आपने यूज किया है, यह चीज सोचने की बात है। आप डुमरांव मंडल में जाकर हॉस्पिटल में देखिए, अगर वहां पर एक भी पेशेंट, अगर भगवान न करे कोई पेशेंट वहां पर जाए कोरोना वायरस का, हमारी तरफ से कोई कोरोना वायरस इफेक्टेड कोई पेशेंट निकले, लेकिन अगर कोई कोरोना वायरस का पेशेंट चला जाता है तो हमको नहीं लगता है कि वहां पर इलाज की सुविधा है। वहां पे आपको डुमरांव अस्पताल में इलाज की सुविधा नहीं होगी, बक्सर तक नहीं है, इवन पटना तक नहीं है। जांच का सही रूप से जो जांच का जो केंद्र बना वो पटना तक नहीं है। तो हमें इस बात को सोचना होगा, हमें जागना होगा, अपने आसपास के माहौल को जगाना होगा। और जब तक हम जागेंगे नहीं और अपने वोट और टैक्स का महत्व नहीं समझेंगे, तब तक यह हमारा सुधार होने वाला नहीं है। अभी विधायकों को, एमपी को अपने क्षेत्र में होना चाहिए, लेकिन वो अपने क्षेत्र में ना होकर अपने वो पटना आवास में चुपचाप बैठे हुए हैं। उनको अपने क्षेत्र में होकर सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी चाहिए, मास्क की व्यवस्था करनी चाहिए, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। लेकिन वो विधायक और एमपी अपने आवास में बैठे हुए हैं। और इन्हीं सब चीज को हमको जानना है, समझना है। जब चुनाव का समय आएगा तो वो आपके पास आएंगे, आपसे वोट मांगेंगे, आपको बरगलाएंगे जाति और धर्म के नाम पे। लेकिन आपको बरगला नहीं है, आपको अपना अधिकार मांगना होगा। वो आपका अधिकार शिक्षा और स्वास्थ्य होना चाहिए। आज स्कूल में टीचर की व्यवस्था नहीं है, आज स्कूल में किताब की व्यवस्था नहीं है, मध्याह्न भोजन जो भी हमारे स्कूल में बनता है वो ठीक ढंग से नहीं बनता है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम जनता भी है और इसकी जिम्मेदार सिस्टम भी और सरकार भी है। क्योंकि सरकार हमारी चुस्त नहीं है, सिस्टम हमारा दुरुस्त नहीं है और हम जनता भी जागरूक नहीं है। क्योंकि हमारा वोटिंग का अधिकार, हम जब वोटिंग करने के लिए बूथ पर जाते हैं तो हमको पता ही नहीं होता कि हम वोटिंग किस आधार पर करें। हमारे वोटिंग का आधार क्या होना चाहिए? हमारे वोटिंग का आधार होता है जात और धर्म। और जब तक जाति और धर्म की राजनीति होगी तब तक आपका विकास होने वाला नहीं है। आप इस बात को अपने दिमाग में रख लीजिएगा। जब तक हमारा वोटिंग का आधार शिक्षा और स्वास्थ्य, जब हमारा वोटिंग का आधार शिक्षा और स्वास्थ्य रहेगा तभी आपका विकास संभव है, अन्यथा आपका विकास संभव नहीं। आप लाखों टैक्स दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं, लेकिन हमें अपने वोट और टैक्स का महत्व समझना पड़ेगा कि हम वोट दे रहे हैं, उस वोट से क्या हो सकती है। वोट की शक्ति से आपकी सरकार बनती है और वोट की शक्ति से, वोट के चोट से सरकार गिरती भी है। इसलिए आपको वोट का महत्व समझना होगा। वोट सोच समझ के दीजिए। शिक्षित वर्ग है, जो आपके लिए काम करता है, जो समाज में दिन रात रह रहा है, आप उसको वोटिंग कीजिए, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो, उससे मतलब हमको नहीं रखना है। क्योंकि आज हम दलगत होकर वोटिंग करते हैं, आज हम जाति होकर वोटिंग करते हैं, धर्म के आधार पर वोटिंग करते हैं। तो आप देखिए आज हमारा हाल क्या है। डुमरांव मंडल हॉस्पिटल में कोरोना का बिल्डिंग बना हुआ है, 30 डॉक्टर रहना चाहिए, लेकिन मात्र वहां पर 3 डॉक्टर है।
आप वहां पर प्रेगनेंसी छोड़ के गर्भवती महिला को छोड़ के अगर वहां पर थोड़ा छोटा सा भी एक्सीडेंट होकर आप वहां पर जाते हैं तो आपका इलाज नहीं होगा, आपको रेफर कर देने का काम किया जाता है। वहां पर ऑपरेशन की व्यवस्था नहीं है, बक्सर सदर अस्पताल में ऑपरेशन की व्यवस्था नहीं है, अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं है, और आप रोज टैक्स दे रहे हैं। आप एक मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं, आप एक सुई खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं, एक जहाज भी खरीदा जाता है तो उसका टैक्स जाता है, पेट्रोल खरीदते हैं तो टैक्स जाता है, डीजल खरीदते हैं तो टैक्स जाता है, लेकिन उसके एवज में आपको क्या मिलता है? आज हमारा सरकारी स्कूल का व्यवस्था आपको पता ही है, सरकारी स्कूल का व्यवस्था आपको पता ही है, और आपको सरकारी अस्पताल का व्यवस्था भी आपको पता है। आप चौवाई पीएससी में आप जाइए, वहां पर आपको रुई सुई के अलावा कुछ मिलेगा नहीं, वहां पर दवा नहीं है, डॉक्टर नहीं है। तो इस बात को हमें याद रखना होगा, और उस गांव गांव में घूमकर हमारा जन जागरूकता अभियान चल रहा है, और उस अभियान में हम यही जनता को कहना चाह रहे हैं कि आपका वोट एक सरकार बना सकता है और आपका वोट सरकार गिरा सकता है। इसलिए आप सोच समझ कर वोटिंग कीजिए, और आपका वोटिंग का जो आधार होना चाहिए, हम बार बार इस बात को कहते हैं, वोटिंग का आधार शिक्षा और स्वास्थ्य, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे तभी हमारा बच्चे का स्वास्थ्य ठीक होगा, तभी वो मन लगा के पढ़ेंगे और एक स्वस्थ भारत का निर्माण होगा। आज जो प्रधानमंत्री जी थाली बजवाने का जो काम कर रहे हैं, यहाँ पर कोई राजनीति की बात नहीं हो रही है, लेकिन इस बात को सुनकर बहुत हंसी आती है कि थाली बजाएं, आप ताली बजाएं, आप थाली बजाएं। आप देश के लोगों को जागरूक कीजिए, शिक्षा के माध्यम से जागरूक कीजिए। जब आपका स्कूल खुला था, जिस समय कोरोना वायरस का अटैक नहीं हुआ था, तो आपके कितने विधायक और एमपी स्कूल सरकारी स्कूल में जाते हैं? जिनके पास पैसा है वो अपने बच्चे को सरकारी अस्पताल में भेजते हैं, सरकारी स्कूल में भेजते हैं, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं उसकी व्यवस्था आप देखिए, स्कूल में बेंच नहीं है, इसकी व्यवस्था आप कीजिए। 3000 करोड़ रुपया मूर्ति लगाने में आप काम कर देते हैं, लगाने का काम करते हैं। 145 करोड़ रुपया ट्रम्प की यात्रा में खर्चा करने का काम करते हैं। आप अलग अलग बात पे हजारों करोड़ रुपया खर्चा करने का काम करते हैं, लेकिन जहां आपको शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम करना होता है, वहां पर हमारी सरकारों का ध्यान नहीं होता है, और उसमें आम जनता भी जिम्मेवार है। हमारा फोकस नहीं है स्वास्थ्य, हमारा फोकस नहीं है शिक्षा, और जब तक हमारा फोकस स्वास्थ्य और शिक्षा नहीं होगा तब तक ये विकास होने वाला नहीं। इस बात को हमको अपने दिमाग में डाल लेना होगा। आज किसानों की स्थिति वही है। आज किसान अपना महंगा बीज, महंगा खाद लेके अपना किसानी कर रहे हैं, लेकिन जब वो काटने के लिए जाते हैं तो उनका दर सरकार तय करती है कि आपके गेहूं का रेट क्या होगा, आपके धान का रेट क्या होगा। लेकिन वही बड़ा बिजनेसमैन जो मोटरसाइकिल बनाता है, जो साइकिल बनाता है, वो अपना साइकिल और मोटरसाइकिल का जो दाम है वो खुद तय करता है, वो बिजनेसमैन तय करता है, वो मालिक तय करता है। लेकिन आप अपने खेत के मालिक हैं, आपको अपना गेहूं का रेट तय करने का अधिकार नहीं होता है। यह हास्यास्पद है। आप पढ़ते लिखते हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोई भी गार्जियन यहाँ पर बताए कि आप अपने बच्चे को किसान बनाना चाहते हैं? एक भी आदमी नहीं मिलेगा आपको कि जो अपने बच्चे को कहे कि हम किसान अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं। आखिर क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, चार्टेड अकाउंटेंट बने, लेकिन किसान क्यों नहीं? किसान आत्महत्या कर रहे हैं। एक साल में 12,000 किसान आत्महत्या करते हैं। यह है किसानों की स्थिति। तो जब तक हमारा किसान, क्योंकि भारत में 85% लोग, 85% लोग कृषि पर आधारित हैं, और जब तक हमारा 85% जो कृषि पर आधारित हैं उनकी व्यवस्था को ठीक नहीं किया जाएगा, तब तक हम विकसित देश की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो हम तो सरकार से यही कहना चाहेंगे कि हमको दो ही चीजें आप ठीक करके दे दें, एक हमारा शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। हमारे 1 to लेके 12, 1 से लेके 12, यहाँ तक कि BA ग्रेजुएशन का आप जिम्मा ले लें, हमारे स्वास्थ्य का जिम्मा ले लें, हमें कोई सब्सिडी नहीं चाहिए। हमारे शिक्षा और स्वास्थ्य को आप ठीक करते हैं, हमारे संपूर्ण आप स्वास्थ्य का जिम्मा ले लें, हमारे संपूर्ण आप शिक्षा का जिम्मा ले लें, हमको और किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर ये दो चीज आपका ठीक हो जाता है तो सोचिए कि एक अच्छे भविष्य का निर्माण होगा। यही बच्चे आगे चल के इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, IAS बनेगा, IPS बनेगा, एक अच्छा नेता भी बनेगा। और इस देश में अपने बच्चे को राजनीति भी नहीं करने देना चाहता है। आप राजनीति से दूर रहिए, किसानी से दूर रहिए, और जब तक अच्छे लोग इस राजनीति में नहीं आएंगे तो एक अच्छी राजनीति की शुरुआत नहीं होगी। इसलिए अच्छे लोगों को आप लोग से भी, आप जो जनता जो हमारी बातों को सुन रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से और सामने जो हमारी बातों को सुन रहे हैं, आप लोग से निवेदन है कि जो भी अच्छे लोग उनको राजनीति में लाइए, उनको राजनीति में आना चाहिए, और अपने शिक्षा का, अपने ब्रेन का अच्छा उपयोग करना चाहिए इस राजनीतिक परिवेश में। क्योंकि जब तक अच्छे लोग नहीं चुनेंगे तब आज हम यही बात कहना चाहेंगे कि कोरोना वायरस आज पूरे भारत में चल रहा है। हमारे यहाँ आने के हम लोग यहाँ सचेत रहेंगे तो हमारे यहाँ नहीं आ सकता है। हम लोग को हाथ मुंह धोकर
अपना खाना खाना है, रोज स्नान करना है और अपने आसपास की व्यवस्था को ठीक करना है। और एक लास्ट संदेश और है, जन सेवा मोर्चा का ये हमारा मैसेज भी है कि पानी और बिजली का भी बचत करना है। हम सभी को पानी और बिजली का भी बचत करना है। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।